सब नर करई परस्पर प्रीति और चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। और उसी रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय, जोर से बोलिए जरा, भय बिन होय। एक तरफ कहा जा रहा है कि सब परस्पर प्रीति करते हैं, दूसरी तरफ राम कह रहे हैं, भगवान राम खुद कह रहे हैं बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में रूल ऑफ लॉ है, तो किसका भय होगा? कानून का भय। कानून का भय होना चाहिए। भाई परस्पर प्रीति कैसे होगी? परस्पर प्रीति ऐसे होगी कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि उसमें राम का आदर्श हमने पढ़ा हो, युधिष्ठिर का आदर्श पढ़ा हो, वेद हमने पढ़े हो, भगवत गीता पढ़ी हो, वैदिक शिक्षा हमारी व्यवस्था हो, तो परस्पर प्रीति होगी। दूसरा, बाय द वे अगर हम प्रीति नहीं करना चाहते, बाय द वे एक भाई दूसरे भाई की जमीन पे कब्जा करना भी चाहता हो, उसके मन में अगर गंदगी आ भी जाए, तो कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर दूसरे की जमीन पे कब्जा किया तो 10-20 साल के लिए तो गए, तभी तो प्रीति रहेगी। शिक्षा ऐसी हो, संस्कार दे, चोरी आदमी करे ना, कानून ऐसा हो, ऐसा खौफ हो कि अगर हमने चोरी किया तो हम तो 20-50 साल के लिए गए। शिक्षा ऐसी हो कि नहीं नहीं नशे से दूर रहना है, नशे, हमें ड्रग स्मगलिंग में नहीं फंसना है। कानून ऐसा हो कि एक बार नशे की पुड़िया बेचने के पहले आदमी के उसके रोए कांप जाए, जैसे सिंगापुर में होता है। कुछ दिन पहले एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके गया था, फांसी दे दिया, दोबारा वो वहां कोई जाएगा नहीं ड्रग स्मगलिंग करने। चाइना में एक कंपनी के जीएम ने एक वेंडर से पैसा ले लिया, 2 लाख युआन, फांसी दे दिया। अब दोबारा वहां कंपनी का जीएम किसी कॉन्ट्रैक्टर से पैसा नहीं मांगेगा। लॉ मिनिस्टर ने कुछ वहां गड़बड़ किया था, फांसी दे दिया, दोबारा वहां नहीं करेंगे। तो दुनिया के जापान में देख लीजिए, आखिर जापान में तो नहीं है क्राइम, उतना नहीं है। क्यों नहीं है? सिंगापुर में इतना क्राइम क्यों नहीं है? भारत में क्यों है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म, और अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यह भी राम राज्य की एक कल्पना है, राम राज्य के बारे में लिखा हुआ है, कोई दरिद्र दुखी नहीं है। अरे भैया, दरिद्र दुखी क्यों नहीं है? हर हाथ को काम मिला हुआ है तो दरिद्र दुखी नहीं होंगे। आज के डेट में हर हाथ को काम नहीं मिल पा रहा तो लोग दरिद्र दुखी है, और दरिद्र दुखी है तो अशांति तो फैलेगी। लेकिन जब गरीबी होती है ना, तो पॉलिटिक्स करना बहुत आसान होता है। जितना ज्यादा गरीबी होती है पॉलिटिशियन के लिए उतना अच्छा होता है। अगर सब लोग पढ़ लिख ले जाएंगे तो पूछेंगे, अच्छा जी आपका क्या काम है, व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट यू हैव डन, आपने पुलिस रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने जुडिशियल रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने इलेक्शन रिफॉर्म किया कि नहीं किया, आपने ये काम किया कि नहीं किया, आपने ये कानून बनाया कि नहीं बनाया। और गरीबी है तो क्या, भाई साहब 5 किलो चावल दे दो पर्याप्त है, 5 किलो आटा दे दो पर्याप्त है। जितनी ज्यादा गरीबी होती है पॉलिटिक्स करना उतना आसान होता है। क्यों? क्योंकि बस 5 किलो चावल का, 5 किलो दाल का, 5 किलो आटा का छोटा सा ऑफर देना, उतने में वोट मिल जाएगा, 5 साल की मौज मस्ती हो गई, उसके बाद काम चलता रहेगा। तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो जो 5 किलो चावल पे वोट करते हैं वो तो नहीं समझेंगे। इसको तो मिडिल क्लास, अपर क्लास, एजुकेटेड क्लास, पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग जो बैठे हैं, इसी को आप चिंतन कर सकते हैं और इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि भारत में राम राज्य स्थापित करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की। मुझे इस बात की खुशी है केंद्र सरकार ने एक कमीशन बना दिया है। अब तो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और वैसे भी आप देख लीजिए, चीन हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ, हम 47 में आज़ाद हुए, चीन 49 में आज़ाद हुआ 2 साल के बाद। और चीन कितने आगे निकल गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसने शुरुआत में कंट्रोल कर लिया। हालांकि उसने गड़बड़ ये किया, उसने एक वाला कर दिया, एक वाले के चक्कर में थोड़ा वहाँ बुढ़ापा बढ़ गया। लेकिन हम दो हमारे दो फिजिबल है, हम दो हमारे दो प्रैक्टिकल है, हम दो हमारे दो बहुत साल पहले लागू हो चुका है, हम दो हमारे दो से रिश्ते नाते भी चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज की ज़रूरत में हमारी रिक्वायरमेंट है, और आज शायद 2024 में या 2025 में एक
यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी बनेगी। अगर आप सोचते हैं कि एजुकेशन से कुछ एक ऐसे आर्गुमेंट आते नहीं सबको पढ़ा लिखा दो तो फिर कोई जरूरत नहीं है, क्यों भाई? सबको पता है हेलमेट लगाना अच्छा है, फिर हेलमेट वाला कानून क्यों है? सबको पता है सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, फिर सीट बेल्ट वाला कानून क्यों है? अगर सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 5,000 रुपए पेनल्टी। पॉपुलेशन के मामले में पता नहीं क्यों ऐसी सी लॉजिक आती है, नहीं सबको एजुकेट कर दो तो। वैसे सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड स्टेट केरल है, और केरल में प्रैक्टिकली मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिसके 10 से 15 और 10 से 20 बच्चे। हाँ, आपके एरिया में भी हैं। आपके एरिया छूता नहीं है, आप मत सोचना केरल में आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ भी है। थोड़ी देर कुछ और बात कर ले। जब भारत का संविधान बना था तो इस संविधान पे कुछ चित्र थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे और 22 चित्र थे। भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र था, भगवान कृष्ण का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, भगवान नटराज का चित्र था, अजंता एलोरा बना हुआ था, गुरुकुल बना हुआ था, राजा भगीरथ का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था, झांसी की रानी का चित्र था। ऐसे चित्र बने हुए। इन चित्रों का एक पर्पस था। उदाहरण के लिए चैप्टर 15 जो इलेक्शन से रिलेटेड है उस पे गुरु गोविंद सिंह का चित्र था और छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र था। पर्पस क्या था कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों पे चले और आम जनता उनको वोट करे जो छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। वो एक झटके में सारे के सारे चित्र निकाल दिए गए। अब नुकसान कितना हो रहा है? अगर संविधान में राम लक्ष्मण सीता का चित्र होता, भगवान नटराज का चित्र होता, भगवान हनुमान जी का चित्र होता, तो इस संविधान में कभी सेकुलर शब्द आ ही नहीं पाता, आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब पिताजी ने पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि बेटी हमारी सेकुलर लाएगी, इसलिए हम पहले चित्र हटा देते। और किसी चीज को हटाना बड़ा आसान होता है, जोड़ना भी आसान होता है, लेकिन उसके जो बाद के रेमिफिकेशन होते हैं बहुत तगड़े होते हैं। आज की डेट में अगर हम चाहें इस संविधान में दोबारा उन चित्रों को जोड़ें तो जोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 चाहिए लोकसभा में और 2/3 चाहिए राज्यसभा में। राज्यसभा में एनडीए के 117 लोग हैं तो नॉर्मल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो दूसरा क्या तरीका है उन चित्रों को वापस लाने के लिए? ज्वाइंट सेशन बुलाइए। ज्वाइंट सेशन में आपके 2/3 होने चाहिए। ज्वाइंट सेशन में 2/3 का मतलब 521 एमपीज का आपको सपोर्ट होना चाहिए। 521 माइनस राज्यसभा के 117 कितने हो गए? 404। तो अब की बार भारत हमारे साथ कैसे कैसे खिलवाड़ हुआ इसको समझिए आप, और कानून की इंपॉर्टेंस को समझिए। एक आर्टिकल ने हजारों बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, एक धारा ने, उसको कहते हैं 370। उस एक धारा ने हजारों लोगों को कश्मीर से पलायन करवा दिया। उस एक धारा ने हजारों बहन बेटियों के साथ बलात्कार करवाया। 370 खत्म होने के बाद पलायन हो रहा है क्या? 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद है क्या? अब वहां कुछ हो रहा है क्या? ये कानून अगर क्या हमने कहा ना, दवाई अगर घटिया होती है तो बीमारी तेजी के साथ बढ़ती है। ऐसे कानून घटिया होता है, अराजकता बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। हमने 370 हटा दिया, ठीक होगी। अभी हमने शुरुआत में वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम शुरुआत। आपको पता पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ था।
जनगण मन का हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कोई रोल ही नहीं था। पूरा फ्रीडम मूवमेंट, लाहौर में वंदे मातरम अखबार निकलता था, राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे, जो झंडा था उसमें वंदे मातरम लिखा रहता था। जब जब कहीं इकट्ठा होते थे लोग, वंदे मातरम भारत माता की जय, वंदे मातरम भारत माता की जय एक अपने आप में वार क्राई था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने बैन कर दिया। अंग्रेजों ने एक नेशनल एंथम गार्ड से क्वीन यहां इंपोज करने की कोशिश किया। उस गार्ड से क्वीन का अपोज करने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम लिख दिया। पूरी संविधान सभा में लोग चाहते थे कि हमारा नेशनल एंथम वंदे मातरम होना चाहिए, क्योंकि जनगण मन का कोई रोल ही नहीं था। इवन कांग्रेस के अधिवेशन में भी, जो वार्षिक अधिवेशन होता था, उसमें भी वंदे मातरम गाया जाता था। और एक बार तो जनगण मन लिखने वाले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही वंदे मातरम गाया था। पूरा संविधान बन गया। 26 नवंबर को पूरा संविधान तैयार हो गया 1949 को। एक विषय रह गया था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। वो विषय डिसाइड हुआ 26 जनवरी के 2 दिन पहले, 24 जनवरी को। ज्यादातर मेजॉरिटी का ये कहना था वंदे मातरम हमारा होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था नहीं, वंदे मातरम में दुर्गा आ रही हैं, देवी आ रही हैं, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है। सेकुलर वाला कीड़ा बहुत पहले से चल रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला काम करो, दोनों नेशनल एंथम होंगे। तो सर टेक्निकली वी हैव 2 नेशनल एंथम्स एज पर रिजोल्यूशन ऑफ 24 जनवरी 1950 वी हैव 2 नेशनल एंथम्स। और दुनिया के कई देशों में 3-3, 4-4 है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि एक ही नेशनल एंथम होता है। दुनिया के कुछ देशों में 4 नेशनल एंथम भी हैं। यस, आप लोग गूगल करिएगा वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है। अब हुआ क्या कि बाद में 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना, तो वंदे मातरम जनगण मन का पूरा प्रोटोकॉल बन गया। कितने सेकंड में गाना है, म्यूजिक क्या होगी, खड़े होके गाना है, जो नहीं खड़ा होगा उसको 3 साल की सजा होगी, पूरा प्रोटोकॉल बन गया। वंदे मातरम का कोई प्रोटोकॉल नहीं बना। कितने सेकंड में गाना फिक्स नहीं हुआ, कौन सी म्यूजिक होगी कुछ फिक्स नहीं हुआ, अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने PIL फाइल किया कि जितना सम्मान जनगण मन को मिल रहा है उतना सम्मान वंदे मातरम को भी तो दे दो। इस प्रियम्बल में एक शब्द आया सेकुलर, आया 76 में। आ तो गया, लेकिन निकालने के लिए फिर वही कितना चाहिए, 2 आया कैसे, इसको समझिए। लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म हो गया। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर खत्म। इमरजेंसी चल रही थी, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में। अखबारों का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था। बड़े मुश्किल से कुछ अखबार जनरेटर चला के अपनी प्रिंटिंग कर रहे थे। उस समय न्यूज़पेपर का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, पानी का कनेक्शन काट दिया गया, तो कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जो डीजल इंजन हायर करके उससे इलेक्ट्रिसिटी बना बना के पेपर छाप रहे थे। लोकसभा का टेन्योर मार्च में खत्म होता है और उसके लगभग 8 महीने के बाद नवंबर में सेकुलर शब्द जोड़ दिया जाता है। पूरी इमरजेंसी। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हम सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जब कोई अपोजिशन नहीं है, कोई डिबेट नहीं है, लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका और प्रियम्बल में डाल के, वो भी बैक डेट में, डेट भी नहीं बदली, डेट पड़ी हुई है 26 नवंबर 1949 और सेकुलर जोड़ा गया 76 में, डेट भी नहीं बदला और ऑन बिहाफ ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसको जोड़ दिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो 1950 में खत्म हो चुकी थी। लेकिन अगर सरकार इसको अगर ठीक करे तो लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में 2/3, राज्यसभा में तो है नहीं, तो ज्वाइंट सेशन में 2/3, जो टोटल चाहिए 521, 117 राज्यसभा में तो कितना चाहिए, 400। अब की बार हमारे देश में
व्यापार के नाम पे कुछ भी चल रहा है, मतलब व्यापार के नाम पे व्याभिचार भी चल रहा है। और झूठ बोलना तो सामान्य सी बात हो गई। हमारे देश में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। इसलिए नेता सफेद झूठ बोलते हैं। जैसे एक तिहाड़ में बंद है अभी मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती है हमको ये बोला, ये बोला, ये बोला, ये बोला। जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना बहुत सीरियस ऑफेंस है। अमेरिका में झूठ बोलना बहुत सीरियस ऑफेंस है, 20 साल तक की सजा होती है। एक व्यक्ति शर्ट चुराया अमेरिका में, और जब पकड़ा पुलिस ने तो बोला चुराया, बोले नहीं चुराया। उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया तो चुराया, तो उसको 25 साल की सजा हुई शर्ट चुराने पे। आप लोग गूगल कर लेना, क्योंकि 3 शर्ट चुराया था तो 5-5 साल, एक एक शर्ट की तो 15 साल हो गए। और उसने कबूल नहीं किया था मैंने शर्ट चुराया, उसकी 10 साल, तो टोटल कितने हो गए? 25 साल। अमेरिका में तो डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया था ना, उसने भी बोला था हाँ हमने अपना ये क्राइम किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार वहां पे क्राइम की सजा कम होती है, झूठ बोलने की ज्यादा हो जाती है। तो लोग पहले बोलते हैं हाँ हमने जी किया, क्योंकि सजा थोड़ी कम हो जाएगी, नहीं 10 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बोलने की आजादी हम दे रहे हैं, तो इसको हमारे नेता झूठ बोलने की आजादी मान लेंगे। अब अगर हम चाहते हैं झूठ के खिलाफ कठोर कानून बने, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बने, तो आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 चूंकि फंडामेंटल राइट है, उसके लिए आपको 2/3 चाहिए। 2/3 में तो फिर झूठ बोलने के खिलाफ कानून बनाने के लिए अब की बार 400